तो बच्चों हम लोग आज एक दो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको एटवुड मशीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। तो एटवुड मशीन बेसिकली इस अरेंजमेंट को एटवुड मशीन कहा जाता है। जैसे पुली ले ली हमने और इसके ऊपर ये धागा, इसके ऊपर धागा लिपटा हुआ होता है। इसके ऊपर देखिए इस तरीके से इसको, इस अरेंजमेंट को हम एटवुड मशीन कहते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक लटका लिया हमने, एक ब्लॉक हमने यहाँ पे लटका लिया। मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो यहाँ पे धागा पुली के ऊपर स्लिप करता है। ये पुली आइडियल होती है, आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब होता है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अच्छा, अब ये सब कंसेप्ट आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एक धागे में एक ही टेंशन होता है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T है और हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अवे लगता है, तो ये टेंशन इधर भी ट्रांसफ़र होगा T, इधर भी टेंशन T। असल में ये पूरे धागे में सेम टेंशन इसलिए है क्योंकि पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस। जैसे इस पॉइंट पर कोई टेंशन पूछे तो यहाँ भी T आएगा, इस पॉइंट पर कोई टेंशन पूछे तो यहाँ भी T आएगा। और जब पुली मासलेस है तो पुली पर नेट फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। और नेट फोर्स बैलेंस होगा तो जितना इस पुली पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर एक टी यहाँ पे लगा और एक टी यहाँ पे लगा, तो इस मेन आर्म के अंदर जो टेंशन जाएगा वो जाएगा 2T का। तो यहाँ पे जो टेंशन चला गया वो 2T का चला गया। अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए m1 ग्रेटर देन m2। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा। अच्छा, धागे के कंस्टेंट से, क्योंकि सिंगल धागा है तो अलोंग द स्ट्रिंग एक ही एक्सीलरेशन से हर पॉइंट मूव कर रहा होगा। तो अगर ये धागा, ये ब्लॉक ए से नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये ब्लॉक भी ए से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और इसको ग्रेविटी पुल कर रहा होगा m1g के साथ और इसको ग्रेविटी पुल कर रहा होगा m2g के साथ। तो अगर यहाँ पर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखता हूँ, अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखता हूँ मैं, तो पहली इक्वेशन बताइए m1 के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी। अब ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो m1g ज़्यादा होगा और t ऊपर की तरफ कम होगा, इक्वल टू m1a। अगर सेकंड इक्वेशन में m2 वाले ब्लॉक के लिए लिखता हूँ तो बताइए टेंशन अब की बार ज़्यादा होगा तो टेंशन ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा और m2g कम होगा। तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी बताइए, t माइनस m2g बराबर m2a। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करके a और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m1g माइनस m2g बराबर m1 प्लस m2a। तो यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व होके आ जाती है m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f नेट अपॉन m टोटल। यहाँ पे नेट फोर्स का क्या मतलब है, अगर आप अलोंग द सेंस ऑफ मोशन सोचें, ऐसे करके अलोंग द सेंस ऑफ मोशन, तो m1g इसको चलाने वाला फोर्स है और m2g इसका अपोज करने वाला फोर्स है। तो बताइए नेट फोर्स जो इस दोनों ब्लॉक को अलोंग द स्ट्रिंग मूव कराएगा वो होगा m1g। तो नेट फोर्स चलाने वाला आ जाएगा m1g माइनस m2g। तो यही लिखा हुआ है एफ नेट अपॉन m टोटल। अगर a की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये हम इन फर्स्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हमको मिलती है बेटा सॉल्व करने पर 2 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं 2 म्यू टाइम्स g। म्यू असल में यहाँ पर रिड्यूस मास है,
म्यू क्या यहाँ पे, रिड्यूस मास, क्योंकि m1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 क्या कहलाता है, रिड्यूस मास। तो धागे में जो टेंशन आ गया ये आ गया 2 टाइम्स M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। अब मैं इसको आपको इसमें एक कंसेप्ट बता देता हूँ। और अब देखिए, टेंशन इन मेन आर्म, टेंशन इन मेन आर्म। तो इस एटवुड मशीन का जो मेन आर्म है वो ये है। तो यहाँ पे टेंशन आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे टेंशन आप निकाल चुके हैं। यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा, 2T आएगा। तो 2T बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2T बराबर आ गया 4M1 M2 जी अपॉन M1 प्लस M2। ये क्वेश्चंस में आपके बहुत काम आएगा। मतलब इस एटवुड मशीन को इफेक्टिवली मैं इतने टेंशन से रिप्लेस कर सकता हूँ क्वेश्चंस में। इस एटवुड मशीन को इफेक्टिवली मैं 2T के टेंशन से क्वेश्चंस में रिप्लेस कर सकता हूँ। आइए इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि इस कंसेप्ट का क्या एप्लीकेशन हो सकता है डायरेक्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लटकाया M मास का, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एटवुड मशीन और लटका दी यहाँ पर। इसका मास मान लीजिए 3M है, इसका मास मान लीजिए 6M है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, इस तरीके से निकालना है, या फाइंड एवरीथिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ये मुझे एटवुड मशीन दिख रही है यहाँ पर ये। तो इस एटवुड मशीन को मैं, इस एटवुड मशीन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, इफेक्टिवली इस एटवुड मशीन का जो इफेक्टिव मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स M1 इंटू M2 जी अपॉन M1 प्लस M2। ये इफेक्टिव मास आ जाएगा। तो इस मास से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा, जी हटा दो यहाँ से भले ही चाहो तो, क्योंकि इफेक्टिव मास ही लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स M1 आ जाएगा 3M, ये आ जाएगा 6M डिवाइडेड बाई 3M प्लस 6M। तो ये आ गया 4 इंटू 18M स्क्वायर अपॉन 9M। इससे जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा शायद 8M। तो यहाँ पर इस एटवुड मशीन का जो M इफेक्टिव हो जाएगा, M इफेक्टिव वो कितना हो गया बेटा, 8M हो गया। इफेक्टिव मास इस वाले पोर्शन का कितना हो गया, 8M। तो इन दोनों मास से इसको हटा के यहाँ पे मैं कितना मास लटका सकता हूँ, 8M का मास लटका सकता हूँ। तो अब जो मेरा सिस्टम बनेगा वो सिस्टम ये बन जाएगा। ये 8M का मास, ये M का मास। अब मुझे पता है इसमें जो एक्सीलरेशन आएगा एक आया, तो इसमें एक्सीलरेशन एक आएगा। तो इसमें जो ए का एक्सीलरेशन होगा बताइए वो कितना हो जाएगा। अब इस सिस्टम को चलाने वाला नेट फोर्स कितना है, 8mg, और अपोज करने वाला कितना फोर्स है, mg। तो सेंस ऑफ मोशन में आप अगर न्यूटन से सेकंड लॉ लगाते हैं तो बताइए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8mg माइनस mg अपॉन टोटल मास कितना है, 9m। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 7mg अपॉन 9m। तो ए की जो वैल्यू आ जाती है 7g/9 आ जाती है। ठीक, और टेंशन की जो वैल्यू डायरेक्ट आएगी, इसमें जो धागे में टेंशन आ रहा होगा ये भी निकाल सकते हैं हम। कितनी आएगी बताइए जरा। इस टेंशन की वैल्यू हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, T इक्वल टू 2 टाइम्स M1 इंटू M2 जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 कितना आ जाएगा अब की बार, 8M, एंड डिवाइडेड बाई
m प्लस 8m 9m, तो ये आ गया आपका 16m/9। इतना मास आ जाएगा डायरेक्ट, सॉरी इतने न्यूटन टेंशन आ जाएगा, जी रह गया इसमें, जी यहाँ पर 16 mg/9। अब आप एक्सीलेशन निकाल दिया, इस धागे में टेंशन भी मैंने निकाल दिया। तो फाइनली एटवुड मशीन में ये कंक्लूजन आ गया बेटा कि अगर ये एटवुड मशीन है, ये एटवुड मशीन है, तो अगर यहाँ पे एक तरफ m1 का मास लटका हुआ है, एक तरफ m2 का मास लटका हुआ है, तो अगर m1 ग्रेटर देन m2 होगा तो इसके पहला पॉइंट तो ये होगा कि ये A से नीचे जाएगा तो ये भी A से ऊपर जाएगा। इसमें अगर टेंशन T का आएगा तो इसमें भी टेंशन T का आएगा। ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। और इसमें जो टेंशन आएगा वो 2T का आएगा। तो इफ़ेक्टिवली इसको मैं कितने टेंशन से रिप्लेस कर सकता हूँ? इफ़ेक्टिवली इसको मैं 2T से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट आपको जो 3 पॉइंट इसमें याद रखने होते हैं एटवुड मशीन में, कि पहला तो एक्सीलरेशन कितना आ जाता है, तो एक्सीलरेशन के लिए लिखा जाता है एफ नेट अपॉन एम टोटल, और ए की वैल्यू जो आ जाएगी एफ नेट। अब एफ नेट की अगर बात करते हैं आप, तो एफ नेट आ जाएगा नीचे की तरफ, बताइए कितना आ गया, m1g का वेट आ गया इसमें अपोज करने वाला जो वेट आ गया वो m2g का आ गया। तो सेंस ऑफ मोशन में जरा आप सोचिए, तो m1g इसको चलाना चाहता है, m2g विरोध करना चाहता है, तो सेंस ऑफ मोशन में जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लिखने का तरीका डायरेक्ट एटवुड मशीन के रिगार्डिंग। दूसरी, इसमें जो टेंशन आएगा, सेकंड पॉइंट टेंशन आएगा 2μg। यहाँ पर म्यू होता है रिड्यूस मास, दोनों मास का प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाई दोनों मास का सम, ये याद होना चाहिए। तो टेंशन की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। एक ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए एटवुड मशीन के क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने के लिए। और तीसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन आर्म टेंशन है, टेंशन इन मेन आर्म, टेंशन इन मेन आर्म, और एंड दैट इज इक्वल टू 2T and that is equal to 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। कहने का मतलब अगर आपको इसको रिप्लेस करना है कहीं पर भी, तो इसका m इफेक्टिव कितना ले सकते हैं? m इफेक्टिव ले सकते हैं आप 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसका इफेक्टिव मास ले सकते हैं आप। ये तीनों पॉइंट एटवुड मशीन के बेसिक हैं और ये आपको हर हालत में याद रहने चाहिए। तो क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इन चीज़ों को यूज करेंगे। दिखाते हैं आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, यहाँ पे एक तरफ एक एटवुड मशीन ये लटकाई मैंने, इसका मास ले लिया मैंने m और इसका मास ले लिया मैंने 2m। और एक एटवुड मशीन मान लीजिए मैंने इधर लटका दी, इसका मास ले लिया मैंने 3m मान लो, और इसका मास ले लिया मैंने 6m। तो अब मुझे ये सिंगल एटवुड मशीन में कन्वर्ट करनी है। तो ध्यान रखना, अगर मैं इस वाले मास को रिप्लेस करूंगा इतने को, तो इसको m इफेक्टिव से रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसको मैं m1 कह दे रहा हूँ यहाँ पर। तो m1 की वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूँ बेटा? 4 टाइम्स m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। तो मैं m1 की जो वैल्यू लिख सकता हूँ ये आ जाएगी 8m/3। इसी तरीके से मैं अगर m इफेक्टिव इस वाले पोर्शन का लिखना चाहूँ, इस वाले पोर्शन का m इफेक्टिव लिखना चाहूँ, तो m इफेक्टिव m2 मैं कह देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स इन दोनों का रिड्यूस मास, कितना आ जाएगा माते जी बताइए? 3m इंटू 6m अपॉन 3m प्लस 6m। तो ये जो m2 का इफेक्टिव मास आ गया
ये आ गया 4 इंटू 18m²/9m, और मेरे हिसाब से आता है ये आ जाएगा 9 से 2 बार जाएगा 8m। ये इसका इफेक्टिव मास आ गया। कहने का मतलब क्वेश्चन में अब हम डायरेक्ट इसको एक सिंगल एटवोड मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, इससे यहाँ पर जो एटवोड मशीन रिप्लेस की वो कितने मास से रिप्लेस कर दी? m1 से। m1 से। यहाँ पर जो एटवोड मशीन रिप्लेस की हमने कितने से रिप्लेस कर दी? m2 से। m2 से। क्लियर हुआ? अब आप इसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए, जैसे इसमें आप देख लीजिए, ये आ रहा है 8m/3 और ये आ रहा है 8m, तो ऑब्वियसली m2 ज़्यादा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, a का एक्सीलरेशन। अब इसमें जो इफेक्टिव वेट लग रहा होगा वो लग रहा होगा m2g, इसमें लग रहा होगा कितना? m1g। तो अब आप डायरेक्ट यूज करके इसको a को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा बताइए? m2g माइनस m1g। नेट फोर्स, ये चलाने वाला या अपोज करने वाला, तो इस सेंस में नेट फोर्स कितना हो गया? m2g माइनस m1g और डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये आ जाएगा इसका एक एक्सीलरेशन। अब आपको m2 और m1 की वैल्यू पता है, ये इसमें आप पुट कर दीजिए। इसमें पुट कर देता हूँ, तो a इक्वल टू m2 बताइए कितना लिखेंगे? 8m माइनस ये इफेक्टिव मास कितना था बताइए? 8m/3 g डिवाइडेड बाई m1 आ जाएगा 8m प्लस 8m/3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 24, 24 में से 8 जाएगा तो 16, तो ये आ जाएगा 16 mg/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जोड़ेंगे 8 3 24 और 8 32, 32 m/3। तो m/3 से m/3 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा शायद g/2 आ रहा है, चेक करो, 3 से 3 जाएगा g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। अगर आप इसमें टेंशन निकालना चाहते हैं डायरेक्टली, टेंशन टी का, तो टेंशन टी का कैसे निकालेंगे बताइए? टेंशन टी आएगा 2 टाइम्स m1 इंटू m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, अब m1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे मैं ज़रा कैलकुलेट कर चुका हूँ, 8m/3, तो ये है 8m/3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 8m डिवाइडेड बाई 8m/3 प्लस 8m इंटू जी। सॉल्व करके देख लो कितना टेंशन आता है। तो ये आ जाएगा 8 × 64 और 128m जी डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये आ जाएगा 8 3 24, 24 और 8 32 m/3, 3 से 3 मर गया, 1 m से m चला गया, तो ये टेंशन इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करिए तो 8 से जाएगा शायद, तो 8 एकम 8 और 8 × 48 और g और 8 चौक 32, ये आ जाता है 8g। 8g का टेंशन आ जाएगा 80 न्यूटन। तो ये एक एटवोड मशीन का मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। चलिए एक कंसेप्ट आपको और सिखाते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं फुली मास सिस्टम के, इनमें टेंशन को कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है अगर हम बेसिक से कैलकुलेशन करते हैं तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर m1 का मास है, यहाँ पर ये m2 का मास है, यहाँ पर ये m3 का मास है, ये m2 का मास है। अब इतना तो सब जानते ही हैं कि टेंशन जो होता है यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि 2t हो या 1/2t हो, तो t के कोफिशिएंट में ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे टेंशन मैंने मान लिया अल्फ़ा t, यहाँ पे टेंशन मान लिया मैंने बीटा t, और यहाँ पर मैंने मान लिया गामा t।
टेंशन ये मान लिया। अब मान लीजिए ये A1 से नीचे जा रहा है, ये A2 से नीचे जा रहा है और ये A3 से नीचे जा रहा है। तो एक तो आपको पता है इसमें वर्क डन या टेंशन ट्रिक से हम A1 A2 A3 का रिलेशन लिखते हैं। हाँ, तो ये बात क्लियर है। A1 A2 A3 का रिलेशन लिखते हैं तो उसमें वर्क सूडो वर्क डन बाई द टेंशन फोर्स एक इंटरनल फोर्स है और धागा इनएक्सटेंसिबल है, तो टेंशन फोर्स का यहाँ पे जो वर्क डन आता है पूरे सिस्टम पर वो 0 आता है। तो शुरुआत होती है यहाँ से T डॉट एक्स इक्वल टू 0, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिलेशन आ जाता है T डॉट वेलोसिटी इक्वल टू 0, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिलेशन आ जाता है T डॉट ए बराबर 0। तो T डॉट ए का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेंशन ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी टेंशन ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर भी टेंशन ऊपर है और एक्सीलरेशन नीचे है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं तो कांस्टेंट इक्वेशन लिखी जाएगी पूरे सिस्टम के लिए माइनस अल्फ़ा टी A1, इसके लिए लिखी जाएगी माइनस बीटा टी A3, और इसके लिए लिखी जाएगी, एक काम करो इसको थोड़ा सा A3 है तो सिमेट्रिकल ले लो, इसको A3 ले लो और इसको आप A2 ले लीजिए। ठीक है। तो ये आ जाएगा बीटा टी और A2, बीटा 2 A2, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस गामा टी A3 बराबर 0। तो यहाँ से रिलेशन आता है T चला जाएगा अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2, बीटा A2 प्लस गामा A3 बराबर 0। एक इक्वेशन ये आ जाती है। फिर हम न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखते हैं तीनों ब्लॉक के लिए। तो आप बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है, M1G का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, M3G का फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, M2G का फोर्स लग रहा होगा। तो अगर हम नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हैं तीनों ब्लॉक के लिए, तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड बनेगी M1G माइनस अल्फ़ा टी इक्वल टू M1A1, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। थर्ड इक्वेशन बनेगी इस ब्लॉक के लिए, तो ये बनेगी M3G माइनस गामा टी बराबर M3A3, और फोर्थ इक्वेशन बनेगी M2 वाले ब्लॉक के लिए, M2G ज़्यादा होगा क्योंकि A2 से नीचे की तरफ ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है, इसलिए M2G माइनस टी माइनस बीटा टी इक्वल टू ये आ जाएगा M2A2। अब जब हम सॉल्व करते हैं चारों इक्वेशन को तो अब इतना टाइम किल होगा आप, और वैसे भी रिजल्ट ही याद रखना है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट मुझे याद है, तो ऑन सॉल्विंग सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो हमारे पास टेंशन का रिजल्ट आता है बेटा उसको हम डायरेक्ट तुम लोगों को याद कराना चाहूँगा मैं। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहेंगे टेंशन का, तो टेंशन का जो फॉर्मूला आता है मेरे पास ये आता है बेटा अल्फ़ा जी प्लस बीटा जी प्लस गामा जी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन M2 प्लस गामा का स्क्वायर अपॉन M3। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। आप देखेंगे कि आपसे चुटकियों में चट चट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको मैं समझा देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस धागे में टेंशन का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी इसमें असल में नीचे लग रहा था, ऐसे ही प्लस इसमें टेंशन का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी, क्यों ग्रेविटी इसमें नीचे लग रहा था। इसी तरीके से थर्ड में टेंशन का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी, तीनों को जोड़ लीजिए क्योंकि इसमें भी ग्रेविटी नीचे लग रहा था, और डिवाइड कर दीजिए इस टेंशन के कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये मास M1 प्लस
इसमें टेंशन का कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास m2 और इसमें टेंशन का कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास m3। ये डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन में आपको यूज करके दिखाते हैं। अगर आपको टेंशन मिल गया तो टेंशन अगर मिल गया धागे में तो फिर एक्सीलरेशन लिखने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो टेंशन इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, थोड़ी गहरी नज़रों से इसको देख लीजिए कायदे से। मैं एक क्वेश्चन में आपको टेंशन निकाल के दिखाता हूँ, देखिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कुछ मासेस को पर्टिकुलर कर देते हैं जिससे कि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। इस मास को ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए m। इस मास को मैं ले लेता हूँ 2m और इस मास को ले लेता हूँ मैं 4m। अच्छा, टेंशन जैसे मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर इसमें t का टेंशन आएगा तो इसमें t/2 जाएगा, पर ये मुझे कम पसंद है। हमेशा उस धागे में टेंशन t मानना चाहिए जिसमें सबसे कम टेंशन हो। तो सबसे कम टेंशन इस क्वेश्चन में इस धागे में होगा, टेंशन t होगा, t नीचे लग रहा होगा। इधर घूम के t आएगा, t इसमें ऊपर लग रहा होगा। इसमें जो टेंशन ट्रांसफ़र होगा वो 2t का टेंशन ट्रांसफ़र होगा और 2t नीचे लग रहा होगा। तो इसमें जो टेंशन ट्रांसफ़र होगा वो 2t का होगा, 2t नीचे लग रहा होगा। ठीक, अब देखिए इसमें ग्रेविटी नीचे लगेगा, इसमें भी ग्रेविटी नीचे लगेगा, इसमें भी ग्रेविटी नीचे लगेगा। अब मैं t की वैल्यू डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, तो आपको एक जो अभी फॉर्मूला बताया था, t की वैल्यू डायरेक्ट क्या थी बताइए? अल्फ़ा जी प्लस बीटा जी प्लस गामा जी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन m2 प्लस गामा का स्क्वायर अपॉन m3। डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, ज़रा देखिए। अब बताइए यहाँ पर टेंशन, यहीं से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी कर लो। तो बताइए यहाँ पर टेंशन का जो कोफिशिएंट है वो कितना? 2। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 2 टाइम्स g प्लस यहाँ पर बताइए टेंशन का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 टाइम्स g प्लस यहाँ पे बताइए टेंशन का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 टाइम्स g आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई, अब इस कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना लिखेंगे बताइए? 4 अपॉन मास कितना है? m प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई मास कितना है? 4m प्लस यहाँ पे टेंशन के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन मास कितना? 2m। तो ये डायरेक्ट टेंशन मिल गया आपको, डायरेक्ट टेंशन मिल गया। जरा बताइए वैल्यू कितनी आती है? ऊपर तो आ गया 4g डायरेक्ट, नीचे कितना आ जाएगा बताइए? जोड़िए, एलसीएम ले लीजिए 4m। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 से m से ये आ जाएगा 16 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 4g, ऊपर चला जाएगा 4m और नीचे आ जाएगा, सब जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 19। तो यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई बताइए? 16 mg अपॉन 19। डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू आ जाती है। अब ये टेंशन आपको मिल गया है डायरेक्ट। तो अब देखिए आप हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन आप देखिए कितने आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप m को ले लीजिए, अब एक एक ब्लॉक का FBD बना लीजिए, आपको एक्चुअल में विद डायरेक्शन मिल जाएगा एक्सीलरेशन। जैसे इस ब्लॉक को देख लीजिए आप, तो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन आ गया 2t का, 2t की वैल्यू आ जाएगी 32 mg/9 और नीचे जो वेट लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा। अब ऑब्वियसली mg से ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा a1 से। तो a1 की वैल्यू बताइए डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? इस पर ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 2t माइनस mg होगा। तो ये आ जाएगा 32 mg/9 माइनस mg डिवाइडेड बाई मास m। तो ये आ जाएगा 32 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा कितना बचेगा? 23 23 mg/m। तो यह इसका जो एक्सीलरेशन आ गया अपॉन 9m आएगा नीचे, क्योंकि 9 mg 32 में से 9 गई तो कितना बचा? 23, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एक्सीलरेशन आ गया 23g/9 आ गया, 23g/9 आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, a1 डायरेक्ट आ गया। इसी तरीके से आप a2 को भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको।
आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको। A3 को भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप 4m को ले लेते हैं, 4m, तो 4m का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। 4m में नीचे की तरफ आ जाएगा 4mg और इसमें ऊपर की तरफ जो टेंशन आ जाएगा T। तो टेंशन जो T होगा वो अभी अभी हमने निकाला, कितना है बताइए, 16 mg/19, 16 mg/19। यहाँ पे हमसे थोड़ी गलती हो गई भैया, 2T मतलब यहाँ पे 19 होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे वो 9 कर दिया था, 19 आएगा। तो ये ऑब्वियसली mg से ज़्यादा है, तो जो A1 की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 32 mg/19 माइनस mg डिवाइडेड बाई मास से डिवाइड करेंगे m, और 19 mg इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11 mg, 11 mg/m, 19m, तो m से m जाएगा तो ये आएगा 11g/19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसके लिए करेंगे। तो अब देखिए 4mg ज़्यादा है और 16 mg/19 क्या है, कम, तो ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा होगा। मान लो A2 के एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो A2 की वैल्यू जो हम डायरेक्ट लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे बताइए, ये लिखेंगे 4mg माइनस 16 mg/19 डिवाइडेड बाई मास कितना है इसका 4m। अब ये जो भी आ जाता है 4 नाम 36, 76 mg माइनस 16 mg एंड डिवाइडेड बाई 19 इंटू 4m, 19 इंटू 4m। तो ये A2 की जो वैल्यू आती है ये आ जाती है, इसमें से जब घटाओगे 16 तो ये कितना आ जाएगा 60 mg, 60 mg डिवाइडेड बाई 19 चौक 76, 16m, m से m गया तो ये आ जाता है 60g/76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद डायरेक्शन आया नीचे की तरफ। इसी तरीके से आप इस 2m वाले को ले लीजिए। 2m वाले को लेंगे यहाँ पर, तो इसमें टेंशन T ऊपर लग रहा है, तो टेंशन T की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूँ पहले, कितनी 16 mg/19 और नीचे लगेगा 2mg। अब ये 2mg से क्या है, 2mg ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ भागेगा A3 से, A3 से भागेगा तो A3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, कितनी बताइए 2mg माइनस 16 mg/19 डिवाइडेड बाई मास कितना है 2m, डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो भी यहाँ से सॉल्व हो के आ जाए निकाल लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें और दिखाता हूँ मैं करके। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपने टेंशन डायरेक्ट निकाल लिया तो फिर आप एक्सीलरेशन डिफरेंट ब्लॉक का आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और इस पर और करके दिखाते हैं आपको। ये ब्लॉक लिया मैंने, इनके मासेस ले लेते हैं, डिफरेंट मासेस, m 2m 3m, m ले लेता हूँ, 2m ले लेता हूँ, 3m ले लेता हूँ। अब इसमें टेंशन सबसे कम किस में आएगा, इसमें टेंशन ले लीजिए, इसमें टेंशन T इसमें टेंशन ले लीजिए, तो T का टेंशन इसमें आ गया, तो T इसमें है तो इसमें कितना आ जाएगा 2T, इसमें भी कितना आ जाएगा 2T, इधर भी घूम के कितना आएगा 2T। ठीक, तो सबसे पहले हम टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, इसका बीटा की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट इसका 1 है और इसमें इस टेंशन का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो टेंशन की वैल्यू अभी आपको समझा दी थी, अल्फ़ा जी प्लस बीटा जी प्लस गामा जी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन m2 प्लस गामा का स्क्वायर अपॉन m3, ये आ गई। तो टेंशन की वैल्यू जो आ जाएगी
अब यहाँ से हम अल्फ़ा इसको मान लेते हैं, तो 2 टाइम्स जी प्लस यहाँ पे टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 1 टाइम्स जी प्लस यहाँ पे बताइए टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 टाइम्स जी एंड डिवाइडेड बाई, अब बताइए अल्फ़ा का स्क्वायर सीधे सीधे लिखे 4, तो ये आ जाएगा 4/m प्लस बीटा का स्क्वायर बताइए कितना आएगा 1/2m, ये आ जाएगा प्लस गामा का स्क्वायर 4/3m। जब सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 5g और जो नीचे आ जाएगा इसमें एलसीएम ले लीजिए 6m लोगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस 3 प्लस 8, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30mg डिवाइडेड बाई 24 और 8 होते हैं आपके 32, 32 और 3 35, तो जो टेंशन की वैल्यू आ गई 5 से इसको कट कर दीजिए 6mg/7, ये टेंशन की वैल्यू आ जाती है। अब आप अलग अलग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, इसमें ये टेंशन की वैल्यू आ जाती है। अब ये टेंशन की वैल्यू आ जाती है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको मैं, अब एक एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे m, मैं तीनों ही लिख देता हूँ, m एक बार में लिख देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 2m और यहाँ पे ले लेता हूँ 3m, एक बार में लिखेंगे। तो अब m को देखिए m ये भाई, अब इसमें नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ पे लग रहा होगा 2mg और यहाँ पे लग रहा होगा 3mg। तो यहाँ पे टेंशन लगा 2t का ऊपर 2t और नीचे लगा कितना mg। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे टेंशन लगा t का ऊपर, नीचे लगा 2mg और इस पे टेंशन लगा ऊपर की तरफ 2t का और नीचे लगा 3mg। अच्छा, टेंशन आपको निकाल चुके हैं 6mg, तो 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12mg/7, ये आ जाएगा 6mg/7 और ये आ जाएगा फिर से 12mg/7। अब आप इसको अपने आप सोच लिया करो, देखो ये जो 12mg/7 है ये mg से ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ही एक्सीलरेट करेगा a1 से। अब यहाँ पर जो 6mg/7 है ये 2mg से क्या है कम, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा a2 से, और क्योंकि देखिए साथ ये mg से ही कम है तो 2mg से तो कम हो ही जाएगा ना अपने आप। अच्छा, ये जो 12mg/7 है ये 3mg से कम है, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ a3 से एक्सीलरेट करेगा। अब इसमें डायरेक्ट इक्वेशंस लिख दीजिए आप, यहीं पे लिख दीजिए आप डायरेक्ट। इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए, a1 इक्वल टू 12mg/7 माइनस mg डिवाइडेड बाई मास कितना था m, ये आ गया डायरेक्ट। a2 बराबर बताइए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2mg माइनस 6mg/7, मास कितना है बताइए 2m, डायरेक्ट लिख दीजिए। और इसके लिए लिख दीजिए नीचे की तरफ आ रहा है तो a3 इक्वल टू 3mg माइनस कितना आ जाएगा 12mg/7 डिवाइडेड बाई 3m। तो ये मैंने मैकेनिक्स के आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, और भी कॉन्सेप्ट इसमें बहुत होते हैं, और दो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए आपको। इसी में एक मॉडिफिकेशन और लेते हैं इसका, हल्का सा एक मॉडिफिकेशन और लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए ये किसी इनक्लाइन प्लेन पे होता, और ये मान लीजिए होता θ1, ये होता θ2, तो इसमें लिखना सिखा रहे हैं, आपको आसानी से आ जाएगा। ये मान लीजिए m2 और ये मान लीजिए m1 है। अब मान लीजिए इधर भाग रहा है ये a से, तो ये ऊपर भागेगा a से। अब यहाँ पे हमको टेंशन लिखना है डायरेक्ट, तो टेंशन तो t आएगा, पूरे धागे में एक ही आएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप यहाँ पे टेंशन लिखना चाह रहे हैं तो आप ये देखो
इधर जो कंपोनेंट होगा जी नहीं होगा, अब की बार होगा जी साइन थीटा 1 होगा बेटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा ये होगा जी, इसको थीटा 2 ले लो, साइन थीटा 2 होगा बेटा, ये होगा। अच्छा यहाँ पे टेंशन का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी टेंशन का कोफिशिएंट 1 है, तो टी की जो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाएगी, टी की जो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 1 इंटू, अब जी नहीं आएगा, जी का कंपोनेंट आएगा कितना, जी साइन थीटा 1 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू जी साइन थीटा 2 आएगा बेटा, ये यहाँ पे मॉडिफिकेशन है ये, और डिवाइडेड बाई, अब वही आएगा 1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस 1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन m2। ये यहाँ पे काफ़ी कंसेप्चुअल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप ये देख लिया करो कि इस ब्लॉक के अपोजिट कितना ग्रेविटी लगेगा, तो ग्रेविटी लगेगा जी साइन थीटा 2 और यहाँ पे लगेगा जी साइन थीटा 1, तो जो टेंशन का कोफिशिएंट है उसको हमने यहाँ पर जी साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर टेंशन का जो कोफिशिएंट उसको जी साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर जब टेंशन आ जाएगा तो दोनों ही ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख ली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर सीधे सीधे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, m2g साइन थीटा 2 लग रहा होगा, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा इधर ये लग रहा होगा m1g साइन थीटा 1। ठीक, तो लेट मान लीजिए ये एक ही एक्सीलरेशन निकालना है, तो a इक्वल टू सीधे सीधे आ जाएगा m1g साइन थीटा 1 माइनस टी जो भी आए ऊपर से डिवाइडेड बाई m1, इस तरीके से आ जाएगा। तो और भी डिफरेंट केसेस में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर अभी इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे रखते हैं।